नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको पता है, इन दिनों एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का मामला काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि ये एक ऐसी मौत है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। ये मौत हमारे लीगल सिस्टम पर, हमारे कानूनों पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर वो कौन सी बात है, आखिर वो कौन से हालात हैं जिसके चलते एक बहुत ही टैलेंटेड मेरिटोरियस आदमी, जो पेशे से इंजीनियर हो और बहुत ब्राइट हो, उसे अपनी मौत चुननी पड़ती है। इस घटना ने इन सवालों को खड़ा कर दिया है। तो आज इसी खबर पर हम बने रहेंगे और आपको इस केस से जुड़ी कुछ नई बातें, कुछ अपडेट बताएंगे, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको कैटेगरिकली ये बताऊंगा कि आखिर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने अपने पति अतुल पर वो कौन कौन से संगीन इल्ज़ाम लगाए थे जिससे अतुल सुभाष बुरी तरह परेशान था, बहुत डिस्टर्ब हो गया था। और इसके बाद जाने से पहले, दुनिया छोड़कर जाने से पहले, अतुल ने कैटेगरिकली वो क्या क्या बातें कही, उन इल्ज़ामों पर अपना क्या क्या जवाब दिया, जिसे सुनकर फौरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर यह लगता है कि अतुल जो है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए और ख़ासकर विवाहिता महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो देश में कानून मौजूद हैं, उन कानूनों का दुरुपयोग क्यों और कैसे हो रहा है, और उसे रोकने के लिए हमारा लीगल सिस्टम, हमारे बड़े बड़े न्यायाधीश, जजेस, कानून मंत्री, चुने हुए नुमाइंदे, सरकार, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन इल्ज़ामों से जो निकिता सिंघानिया यानी अतुल सुभाष की पत्नी ने अपने पति अतुल के खिलाफ लगाए थे। आपको पता है कि कोविड के दिनों में, यानी साल 2021 में, निकिता और अतुल के बीच कुछ अनबन शुरू हो गई थी। उनके एक कॉमन फ्रेंड ने, खासकर अतुल के एक फ्रेंड ने इसके बारे में जानकारी दी है और ये बताया है कि निकिता को कोविड हुआ था। इस देश में जैसे लाखों लोगों को, या दुनिया भर में लाखों लोगों को कोविड हुआ, उसी तरह निकिता को भी हुआ था। लेकिन निकिता अपना ख्याल नहीं रखती थी और दवाइयाँ वगैरह लेने में थोड़ी लापरवाह थी। इस बात को लेकर निकिता के साथ जो है अतुल की कहासुनी होती थी, और भी कई मसले थे, और ये बातें कुछ इतनी बढ़ गई कि निकिता ने अतुल का घर छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़ने के बाद चीज़ें लगातार बिगड़ती चली गई और एक के बाद एक निकिता और उसके घर वालों ने मिलकर अतुल पर 9 मुकदमे दायर किए। इन 9 मुकदमों में तमाम तरह के इल्ज़ाम हैं। घरेलू हिंसा करने का इल्ज़ाम है, शराब पीकर मारपीट करना, दहेज के लिए रुपए मांगना, पूरे परिवार वालों पर इल्ज़ाम ये कि दहेज मांग रहे थे। इसके साथ ही रेप या अननेचुरल सेक्स जैसी अजीबोगरीब बातें और इल्ज़ाम, ये सारी चीज़ें जो है वो अतुल के खिलाफ, ये सारे इल्ज़ाम अतुल के खिलाफ निकिता सिंघानिया और उनके घर वालों की तरफ से लगाए गए थे। तो जो एफआईआर हुई उसमें ये बताया गया कि अतुल सुभाष और उसके परिवार वालों ने 10 लाख रुपए दहेज के तौर पर मांगे और वो अक्सर शराब पीकर निकिता से मारपीट किया करता था। और जब भी निकिता को उसकी सैलरी मिलती थी, अतुल ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसकी सैलरी जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था। एक तारीख का जिक्र किया गया है, बताया गया है कि 16 अगस्त 2019 को निकिता के सास ससुर यानी अतुल के माता पिता उसके घर जौनपुर गए थे और 10 लाख रुपए मांगे, और इस डिमांड की वजह से इसके अगले ही दिन 17 अगस्त को निकिता के पिता की मौत हो गई। और इसी मामले में निकिता ने कत्ल का इल्ज़ाम भी जो है अतुल और उसके घर वालों के ऊपर लगाया। लेकिन अतुल ने जाने से पहले अपने डिक्लेरेशन में ये बताया है कि इस मामले में जब कोर्ट में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो निकिता ने खुद स्वीकार किया कि उसके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम था और उनकी मौत अस्पताल में हुई। तो देखा जाए तो कोई मर्डर जैसी बात प्राइमा फेसाई इस केस में समझ में नहीं आई, और ये बात खुद निकिता ने क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल की है, ऐसा अतुल ने बताया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इल्ज़ाम हैं, जैसे बताया गया कि मारपीट करके निकिता को और उसकी मां को अतुल ने अपने घर से निकाल दिया, और बाकी जो इल्ज़ाम है उसका तो मैंने आपसे जिक्र किया है। लेकिन जो बॉटम लाइन था वो ये था कि निकिता और उसके घर के लोग पहले 2 लाख रुपए मेंटेनेंस के तौर पर, यानी गुजारा भत्ता पर मंथ 2 लाख रुपए के तौर पर मांग रहे थे। हालांकि बाद में इस मामले में
फैमिली कोर्ट जौनपुर में सुनवाई होती रही और उस फैमिली कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसके बारे में आप सब जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन उस फैमिली कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 40,000 रुपये हर महीने अतुल अपने और निकिता के जो बच्चा है उसके मेंटेनेंस के लिए वो देगा या चुकाएगा। बहुत सारे कानून के विशेषज्ञों का और आम लोगों का भी ये मानना है कि महज 4-4.5 साल के एक बच्चे के मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपये हर महीने मेंटेनेंस तय कर देना ये थोड़ा ज़्यादा हार्श है और थोड़ा ज़्यादा टफ है। हालांकि एक पिता का तो ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मुहैया कराए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अलगाव की स्थिति है तो कोई भी अमाउंट कोट कर दिया जाए और किसी भी अमाउंट को जो है वो डिसाइड कर दिया जाए। हालांकि ये मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इस अमाउंट को लेकर, इस फैसले को लेकर। जो दूसरे वकील और विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि 40,000 रुपये कुछ ज़्यादा ही हैं। बहरहाल ये तो एक पहलू है। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के इल्ज़ामों पर यह कहा है कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ वाकई मारपीट करता शराब पीकर, तो जाहिर सी बात है जिस तरह की मेरी कदकाठी है, वेल बिल्ट मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं निकिता को चोट लगती, कोई हड्डी फ्रैक्चर होता, कहीं कोई खून आ जाता या कोई ऐसा विजिबल इंजरी मार्क होता, उसका कोई वीडियो कोई फोटोग्राफ होता। लेकिन आज तक मारपीट का एक भी एविडेंस निकिता की ओर से किसी भी लीगल फोरम पर, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस हो या फिर कोर्ट हो, कहीं पर भी पेश नहीं किया गया। और ये बात ये इंडिकेट करता है, प्रूव करता है रैदर, कि उन्होंने निकिता के साथ कभी कोई मारपीट नहीं की। ये बात अपने डिक्लेरेशन में अतुल सुभाष ने बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 लाख रुपए दहेज मांगने का जो इल्ज़ाम है और जिसकी वजह से ये कहा गया कि उनके बुजुर्ग पिता की मौत हो गई, उस इल्ज़ाम को खुद ही क्रॉस एग्जामिनेशन में निकिता ने यह कबूल कर लिया कि नहीं, वो मामला उस तरह का नहीं था जैसा उसने बताया। ये कत्ल का या मेंटली टॉर्चर करने का कोई मामला नहीं था। उनके पिता बीमार थे जिसकी वजह से उनकी अस्पताल में मौत हुई थी। ये एक बात हो गई। इसके अलावा ये भी कहा है अतुल ने कि उन्होंने खुद दहेज मांगना तो बहुत दूर की बात है, 15 लाख रुपए निकिता के घर वालों को दिए थे और निकिता के घर वालों ने ये रुपए उससे बिजनेस करने के नाम पर लिए थे। लेकिन इन रुपयों को अपने अमाउंट के साथ जोड़कर उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया। यानी कहाँ तो दहेज के लिए रुपए मांगने का इल्ज़ाम लग रहा था, यहाँ अतुल ये बता रहे हैं कि उन्होंने उल्टा रुपए अपनी तरफ से अपने ससुराल वालों को, निकिता और उसके घर वालों को दिए थे। अतुल ने यह भी कहा कि 40 लाख रुपए की सैलरी जो अर्न कर रहा हो, इस तरह का एक आदमी अपने घर वालों से 10-12 लाख, अपने ससुराल वालों से 10-12 लाख रुपए का दहेज क्यों मांगेगा। हालांकि ये तो चलिए उनका एक पक्ष है। पर्सनली मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं एज अ क्राइम रिपोर्टर, जिसमें बहुत वेल ऑफ यानी बहुत संपन्न परिवार के लोग भी दहेज के लिए अपनी बहू या फिर उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अतुल ऐसा थे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अतुल का ये कहना है कि उनकी बहुत अच्छी सैलरी भी है, वो संपन्न है, तो ऐसे में उन्हें अपने ससुराल वालों से रुपए मांगने की भला क्या ज़रूरत है। तो इस तरह की तमाम काउंटर जिसे कहते हैं वो इन्होंने किया है अतुल ने। और उनके जो तर्क हैं वो तर्क अपने आप में फौरी तौर पर अकाट्य लगते हैं और लगता है कि इन तर्कों को सुना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं कोर्ट से लगता है कि अतुल को वो सुनवाई नहीं मिली, उन्हें निराशा हाथ लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना भयानक कदम उठा लिया। और साथ ही इस मामले में उन्होंने जो फैमिली कोर्ट की जज हैं रीता कौशिक, उन पर भी संगीन इल्ज़ाम लगाए कि रीता कौशिक इस मामले में उनकी पत्नी का पक्ष ले रही थी, यानी एक तरफा कार्रवाई कर रही थी और रिश्वत के तौर पर उन्होंने 5 लाख रुपए भी मांगे थे। अब आइए बात करते हैं उन कानूनों की जिन कानूनों की वजह से शादीशुदा लोगों और ख़ासकर पुरुषों के साथ अत्याचार और शोषण होने की बात बहुत लंबे समय से कही और सुनी जाती रही है। आईपीसी की धारा 498A, आईपीसी तो अब ख़त्म हो चुका है और उसकी जगह में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने अपना नया रूप लिया है। और बीएनएस में ये जो 498A है उसके लिए 2 धाराएँ हैं, धारा नंबर 85 और 86। इन दोनों धाराओं के तहत कोई भी विवाहिता स्त्री, महिला अपने पति के खिलाफ जो है वो दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा सकती है, बशर्ते कि पति और उसके घर के लोग दहेज के लिए परेशान कर रहे हों। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अनगिनत मामलों में महिलाओं ने, जब आईपीसी थी तब भी और जब बीएनएस हो गया है तब भी, इस तरह के केसेस अपने पति और उनके घर वालों पर दर्ज कराए हैं, जिसमें मामले जो है बाद में जांच के दौरान झूठे पाए गए।
आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक बार नहीं दसियों बार 498A और BNS की जो धारा है 85 और 86 उसके दुरुपयोग की बात कह चुके हैं। यानी ये कह चुके हैं कि महिलाएं दुर्भावना से ग्रसित होकर अपने पतियों को मामला वैसा न होने पर भी दहेज के मामलों में फंसा देती है। और ये चिंता जो है आम लोगों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी कई बार व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि इतनी बड़ी अदालत, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत के जो बड़े बड़े न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश हैं, वो चिंता जाहिर करते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता कि अब ये सुधार करेगा कौन? क्या ऊपर वाला आएगा और वो कानून सुधारेगा, या जो कानून के मुहाफिज हैं, कानून के रखवाले हैं, चाहे वो पुलिस हो, कानून मंत्री हो, सरकार हो और न्यायाधीश हो, बड़े वकील हों, वो इसमें सुधार करेंगे? चिंता तो जता रहे हैं लेकिन सुधार कुछ नहीं हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कई बार। मैं एक आध इंस्टांसेस कोट करना चाहूँगा। जस्टिस BV नागरत्ना हैं और जस्टिस कोटेश्वर सिंह हैं। इनकी बेंच ने एक बार कहा कि 498A पत्नी और उनके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। ठीक इसी तरह से जस्टिस BR गवई ने एक केस स्टडी का हवाला देते हुए ये कहा कि नागपुर में मैंने एक बार एक ऐसा मामला देखा था जिसमें एक लड़का अमेरिका गया और उसे शादी किए बिना ही 50 लाख रुपए जो है वो मेंटेनेंस के तौर पर देने पड़ गए, जबकि वो अपनी पत्नी के साथ एक दिन भी नहीं रहा। उन्होंने ये कहा कि मैं खुले तौर पर ये कहता हूं कि घरेलू हिंसा और 498A का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े न्यायाधीश अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये मामला कितना गंभीर है, और इसके बावजूद इन चीज़ों में कोई सुधार नहीं होता। शायद यही वजह है कि अब भी अतुल सुभाष की मौत के बाद ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये मामला कुछ दिनों तक तो सुर्खियों में रहेगा, लेकिन बाद में सब कुछ जस का तस हो जाएगा। कानूनों में कोई बदलाव होने वाला नहीं है और इस तरह के मामलों में भी जो है, जो दोषी है, जो कानूनों का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं महिलाएं, उन पर भी कोई कार्रवाई होने वाला नहीं है। दो और इम्पॉर्टेंट बात है जिसे मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। एक तो ये कि 498A का मुकदमा जाहिर है कोई पुरुष तो दर्ज नहीं करा सकता। दहेज उत्पीड़न का मामला महिलाएं ही दर्ज करा सकती हैं, यानी ये एक प्रो वुमेन लॉ है। इसी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में भी जो कानून है उसमें यह डिफाइन किया गया है कि पीड़ित हर हाल में महिलाएं ही होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी के लिए ही है, वो बेटी, बुजुर्ग माँ या कोई विडो लेडी, दीदी, बहन, किसी के साथ भी अगर महिला के साथ घर पर कोई अत्याचार होता है, हिंसा होती है, वर्बल अब्यूज़ होता है, तो वो घरेलू हिंसा के कैटेगरी में आएगा। और इस मामले में जो पीड़ित होंगे वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। तो घरेलू हिंसा का मुकदमा भी जो है वो महिलाएं ही दर्ज करा सकती हैं और महिलाएं ही दर्ज कराती हैं। यानी पुरुषों के साथ शायद घरेलू हिंसा नहीं होती, या अगर होती भी है तो कानून में मुझे नहीं लगता कि उसको एड्रेस करने के लिए अलग से कोई धारा है। तो ये अपने आप में एक विडंबना है। ऐसे कानून जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की समस्याओं को उजागर करते हैं और महिलाओं के हक की बात करते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद पुरुषों के खिलाफ जो है थोड़ी ज़्यादती हो जाती है। अपराध तो एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है, जो भाषा, जाति, उम्र, लिंग, इन सारे चीज़ों से हटकर है। किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी अपराध किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मेरे व्यक्तिगत तौर पर। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये जो सो कॉल्ड प्रो विमेन लॉ है, जिसमें महिलाओं की हिफाजत और सुरक्षा की बात है, वो कानून किस तरह से महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने का हथियार बन चुके हैं, ये इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। एक डेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस डेटा को सुनकर और जानकर आप लोगों को हैरानी होगी और आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बदलाव हो तो कैसे हो। 498A में कन्विक्शन रेट, यानी जो भी दोषी होते हैं उन्हें सज़ा मिलने का जो परसेंटेज है, उसकी जो दर है, वो कितना है आपको बताऊं? सिर्फ 18%। यानी 82% मामलों में जो आरोपी हैं वो या तो बच जाते हैं, बरी हो जाते हैं, या फिर उनके साथ दूसरे पक्ष का समझौता हो जाता है। तो क्या 82% मामलों में सज़ा क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि 82% मामलों में सज़ा नहीं होना, ये इंडिकेट करता है कि शायद गुनाह वैसा नहीं था जिस तरह का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। यानी ज़्यादातर मामले शायद झूठे थे या इस लेवल के थे जहां पर समझौता हो सकता था, राजीनामा हो सकता था, गुनहगार को बगैर सज़ा दिलाए भी छोड़ा जा सकता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 498A का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही वो बात है, परसेंटेज वाइज जब मैंने आपको बताया
की कन्विक्शन रेट यानी सज़ा मिलने की जो दर है वो इतना कम है, जो ये जाहिर करता है कि झूठे मामलों की बाढ़ सी आई हुई है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना और इन चीज़ों पर विचार मंथन करके कानून को बदलना ज़रूरत के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अतुल सुभाष तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद अब आगे दशा दिशा कितनी सुधरेगी, कितनी बदलेगी, ये आने वाले वक्त में एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अतुल ने जाते जाते जो पॉइंट उठाए और उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ से लगाए गए आरोपों का जिस तरह से सधे हुए अंदाज में जवाब दिया, वो ये इंडिकेट करता है कि अतुल जो है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। कम से कम हमारा कानून तो ये भी कहता है कि किसी भी इंसान का जो लास्ट डिक्लेरेशन है वो जो है सही होता है, वो झूठ नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया से जाने वाला इंसान झूठ नहीं बोलता। तो आज यहीं तक। इस पूरी पेशकश पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। और अगर इस केस में कोई इस तरह का अपडेट रहा जो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए, तो शायद मैं इस खबर पर फिर से आप लोगों से चर्चा करूं, बातचीत करूं। आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।